Good afternoon, students. Good afternoon, sir. Good afternoon. सो बेटा आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं नया चैप्टर। नया चैप्टर है डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून। तो आज हम लोग शुरू करेंगे डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। अभी तक हमने डिस्कशन किया ही है वेव ऑप्टिक्स में। जैसे कि मैं आपको एक्सप्लेन कर ही रहा था कि जो लाइट वेव है इट हैज पार्टिकल नेचर ऑल्सो, यानी लाइट का बिहेवियर पार्टिकल जैसा भी है और इट्स बिहेवियर इज लाइक अ वेव ऑल्सो। इन द सिमिलर वे जो मैटर होता है, जैसे हमारे पास कोई मास वाला पार्टिकल है, जैसे ये रहा मैटर एच है, तो मैटर का बिहेवियर भी अलग अलग कंडीशंस में अलग अलग होता है। मैटर तो चलो वो पार्टिकल तो वो है ही, बट इट कैन ऑल्सो बिहेव लाइक अ वेव। जैसे इलेक्ट्रॉन हमारा एक पार्टिकल है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर भी होता है। तो इस चैप्टर में हम ये भी पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन का जो बिहेवियर है वो भी डबल नेचर है। इट कैन बिहेव लाइक अ पार्टिकल, वो तो होता ही है, हमें पता है, बट इट कैन ऑल्सो बिहेव लाइक अ वेव। और ऑन द अदर हैंड साइड हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि जैसे हमारे पास लाइट वेव है तो उसका बिहेवियर जो है वो एज अ पार्टिकल नेचर जो है लाइट का, वो यहाँ इस चैप्टर में प्रूफ होगा। कौन करेगा प्रूफ? ऑब्वियसली मैं आपको बताया था, आइंस्टाइन ने प्रूफ किया 1905 में कि लाइट का नेचर पार्टिकल के जैसा भी है। तो बच्चे सबसे पहले आप तो हेडिंग ही लगा दो अपने चैप्टर की। चैप्टर का नाम है डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, चैप्टर नंबर 11, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। पहले रेडिएशन का पढ़ेंगे, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन, और बाद में मैटर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो अपना टॉपिक है दैट इज अबाउट रेडिएशन, और यू कैन से दैट लाइट। लाइट कह लो या बेटा आप लाइट रेडिएशन कह लो। नंबर 1 इज दिस। नाउ अब हम लोग देखेंगे कि लाइट पार्टिकल की तरह कब बिहेव करती है। बेटा आप लिखोगे लाइट, कंडीशंस लिखने जा रहा हूँ मैं, वैसे मुझे वेव ऑप्टिक्स में भी बतानी है और अभी भी मैं बता ही रहा हूँ। लाइट बिहेव्स एज अ रे, लाइट बिहेव्स एज अ रे व्हेन, कंडीशन लिख रहे हैं, लाइट रे की तरह, और यू कैन से दैट लाइट पार्टिकल की तरह तब बिहेव करेगी जब वेवलेंथ ऑफ लाइट, when wavelength of light is very smaller than, when wavelength of light is very smaller than size of object। मान लो L जो है वो मैं साइज के लिए बात कर रहा हूँ। when wavelength of light is very smaller than size of object, what is L? where L object we mean that size of object। तो बेटा अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है तो लाइट पार्टिकल की तरह बिहेव करेगी जब लाइट की वेवलेंथ ऑब्जेक्ट के साइज के सामने बहुत छोटी पड़ जाए। दूसरी कंडीशन है लाइट बिहेव्स एज वेव। लाइट वेव की तरह कब बिहेव करेगी? व्हेन वेवलेंथ ऑफ लाइट, इज कंपेरेबल विद द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी जब बचे लाइट की वेवलेंथ और ऑब्जेक्ट का साइज
लगभग मैच कर जाएगा व्हेन दे आर नियरली इक्वल। इन दैट सिचुएशन लाइट वेव की तरह बिहेव करेगी, और जब लाइट की वेवलेंथ ऑब्जेक्ट के कंपैरेटिवली बहुत छोटी हो तब लाइट एज अ रे ही बिहेव करेगी। So this is dual nature of light and these are the conditions. Please note it down. तो ये हम लोग लाइट के बारे में पढ़ रहे हैं। इसके बाद आप थर्ड पॉइंट नोट करेंगे, लाइट पार्टिकल जब लाइट को हम लोग व्हेन ऐसे लिख लो, व्हेन लाइट बिहेव एज अ पार्टिकल इन मॉडर्न फिजिक्स के हिसाब से, व्हेन लाइट बिहेव एज अ पार्टिकल, when light behave as a particle, then its particle is called photon. बेटा लाइट के पार्टिकल को हम लोग फोटोन नाम देते हैं, लाइट के पार्टिकल को हम लोग फोटोन नाम देते हैं। ये मैं बात कर रहा हूँ मॉडर्न फिजिक्स में, क्योंकि ये 1900 के बाद की बातें हैं, तो इस फिजिक्स को हम लोग मॉडर्न फिजिक्स की कैटेगरी में डालते हैं। तो इन मॉडर्न फिजिक्स व्हेन लाइट बिहेव्स एज अ पार्टिकल, देन उसके लाइट के पार्टिकल्स को हम लोग फोटोन कहते हैं। अब ये बहुत पुरानी वाली बात नहीं है कि 1637 की बात है, पार्टिकल मॉडल ऑफ लाइट आया, न्यूटन ने जो कहा हम वो वाला पार्टिकल ले रहे हैं, नहीं। मैं बात कर रहा हूँ आज की फिजिक्स की, मॉडर्न फिजिक्स के हिसाब से आफ्टर 1900 वाली जो फिजिक्स है, 19th सेंचुरी के बाद वाली, आज हम लाइट के पार्टिकल को फोटोन नाम देते हैं। यहाँ तक बच्चे सबको क्लियर है? कोई डाउट? ओके। अब किसने है जो लाइट का पार्टिकल नेचर जो है प्रूफ किया है? चलो थोड़े सा और, ये आपने लिख लिया होगा, दिस इज जस्ट अ कंडीशन। थर्ड क्या कह रहे हो, फिर से बोलना। सर थर्ड पॉइंट अभी इरेज मत करना। ओके, लिख लो, आप इकट्ठा ही लिख लो अभी। ये सारी बातें आपको समझ में आ जाएंगी जब हमने वेव ऑप्टिक्स आजकल हम साथ साथ में करेंगे ही। तो लाइट वेव की तरह बिहेव करेगी जब लाइट की वेवलेंथ ऑब्जेक्ट के साइज के कंपेरेबल होगी। इट इज नियरली सेम एज साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। बट जब लाइट बहुत छोटी वेवलेंथ की हो जाएगी, बड़ी तो हो ही नहीं सकती बेटा, बड़ी तो हो ही नहीं सकती, ये तो आप माइंड में बिठा लो, लाइट की वेवलेंथ ऑब्जेक्ट से बड़ी नहीं हो सकती, क्योंकि पहले ही बहुत छोटी होती है। अब ये प्रॉब्लम तो ये है कि हमारा ऑब्जेक्ट क्या लाइट जितना छोटा हो पाएगा? ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूँ। जनरली लाइट की वेवलेंथ जो होती है ना, वो ऑब्जेक्ट से छोटी होती है, क्योंकि लाइट की वेवलेंथ कम होती है। अब क्वेश्चन ये राइज होता है, क्या हमारा ऑब्जेक्ट लाइट के वेवलेंथ जितना छोटा हो पाएगा? अगर वो हो गया, अगर हम छोटा करते जाएं साइज ऑफ ऑब्जेक्ट को, बहुत छोटा 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 करते जाएं, और इतना छोटा कर दें कि वो लाइट की वेवलेंथ के साथ कंपेरेबल हो जाए, तब जाकर लाइट का नेचर वेव बन जाएगा। जब अपने ऑब्जेक्ट के साइज को हम छोटा करते 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 बहुत छोटे लेवल तक ले जाएंगे, तो हम लोग बच्चे एंटर कर जाएंगे एक नई फिजिक्स में जिसका नाम है क्वांटम फिजिक्स, जहां हम बहुत छोटे लेवल पे चले जाते हैं। और ये सारे फिनोमिनन्स यू नो दैट ये क्वांटम फिजिक्स के ही एक्सप्लेनेशंस हैं, कि जब हमारा ऑब्जेक्ट बहुत छोटा हो जाता है, इतना छोटा कि वो उसका जो साइज है वो लाइट की वेवलेंथ के इक्वल सा हो जाता है, या नियरली सेम हो जाता है, कंपेरेबल हो जाता है, तब जाकर हमारी लाइट वेव की तरह बिहेव करती है। तो कीप दिस पॉइंट इन माइंड। अब बच्चे इस चैप्टर में हमने पढ़ना तो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में, पढ़ेंगे धीरे धीरे। तो सबसे पहला जो फिनोमिना है वो हमने पढ़ना है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अभी नहीं पढ़ेंगे इसको डिटेल में, अभी इसकी सिर्फ एक डेफिनेशन लिखेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्योंकि असल में शुरुआत जो है लाइट के पार्टिकल नेचर की वो इसी से हुई है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से।
इसमें हम लिखेंगे इट इज अ फिनोमिनन ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसके डेफिनेशन लिख रहे हैं, इट इज फिनोमिनन ऑफ emission of electrons from the surface, from the metal surface when light of sufficiently low wavelength, when light of sufficiently low wavelength is incident on the metal surface। यानी कि जब मेटल सरफेस के ऊपर लाइट इंसिडेंट होती है, मान लो ये अपना मेटल सरफेस है, और यहां से कहीं से लाइट इंसिडेंट हो रही है, सोर्स ऑफ लाइट है बच्चे ये, यहां से आप ऐसे समझो लाइट वेव आ रही है, इट इज इंसिडेंट ऑन द मेटल सरफेस। इस लाइट की जो वेवलेंथ है ये काफी कम है, इट्स वेवलेंथ इज वेरी स्मॉल। अब जब वेवलेंथ बहुत कम होगी, देख लो यहाँ पे लाइट ऑफ सफिशिएंटली लो वेवलेंथ, जब लाइट की वेवलेंथ कम होगी, अब एक तो लाइट की वेवलेंथ बहुत कम है, अब वेवलेंथ कम है तो क्या अब पार्टिकल नेचर एक्सप्लेन कर पाएगा? बहुत बड़ी प्रॉब्लम है बेटे। हमारे लाइट की वेवलेंथ इतनी कम हो जाएगी कि वो इलेक्ट्रॉन जितने साइज की हो जाएगी। ये बात आप समझेंगे धीरे धीरे जब हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, बट अभी उस कंडीशन को माइंड में रखो कि जब लाइट की वेवलेंथ बहुत कम हो जाती है, और इतनी कम हो जाएगी कि वो हमारे इलेक्ट्रॉन जितने साइज की हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन का साइज बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, तो कंपेरेबल हो जाएगा लाइट की वेवलेंथ और इलेक्ट्रॉन का साइज। इंटरेक्शन स्टार्ट हो जाएगी, इंटरेक्शन के बाद अब लाइट पार्टिकल की तरह बिहेव नहीं करेगी। क्या लाइट पार्टिकल की तरह बिहेव करेगी? तो आओ देखेंगे। तो चलो उसके बारे में हम बाद में करेंगे डिस्कशन, ये सारी कहानी छोड़ दो, अभी बस यही समझो इट इज एमिशन। यहाँ से क्या होगा, इस मेटल सरफेस से कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से बाहर निकलेंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन बच्चे यहाँ सरफेस से बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड फ्रॉम द मेटल सरफेस, तो ये रहे हमारे पास एमिटेड इलेक्ट्रॉन। इस फिनोमिनन को अभी जर्नल समझ रहे हैं कि हमने एक लाइट भेजी, मेटल सरफेस के साथ उसकी इंटरेक्शन हुई, उसके बाद यहाँ से इलेक्ट्रॉन एमिट हो गए, मेटल सरफेस से बाहर निकल के आ गए। इट इज नॉट एन इजी टास्क कि इलेक्ट्रॉन मेटल का सरफेस छोड़ के ही बाहर आ गए, इसके लिए इलेक्ट्रॉन को एक सफिशिएंट एनर्जी चाहिए, तो वो हम लोग देखेंगे, सारा फिनोमिनन डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, बट अभी एक डेफिनेशन लिख लो। तो बेटा ये होता है हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, दैट इज बेसिकली एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल when a light of suitable wavelength, a light of suitable frequency is incident on a metal surface। ये जो फिनोमेना है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसके लिए कुछ पॉइंट्स लिख लो। दिस फिनोमिनन cannot explained, it cannot explained on the basis of wave theory of light, it cannot explain, or you can say that we cannot explain, it cannot explain on the basis of wave nature of light। इसको हम पार्टिकल नेचर कंसीडर करके ही एक्सप्लेन कर पाएंगे। अब अगर आप समझो, अगर आप इसको समझो तो आपको समझ में आएगा कि बच्चे हमारी जो लाइट की वेवलेंथ था वो इतनी कम हो गई कि हमारा ऑब्जेक्ट का साइज उतना कम नहीं हो पाएगा, मतलब लाइट का नेचर, अब वेव नेचर यहाँ पर आके काम नहीं करेगा। चलो इसको पढ़ेंगे, अभी के लिए सिर्फ पॉइंट्स गैदर कर लो आप।
It is explained by Einstein. It is explained by Einstein in 1905 on the basis of particle nature of light. On the basis of particle nature of light. तो पहले ये नोट कर लो. अब सबसे पहले हमें जानना है फोटोन के बारे में. तब हम लोग आएंगे इस टॉपिक पे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की डिटेलिंग पे, कि क्यों वेव नेचर इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया और कैसे पार्टिकल नेचर ने इसको एक्सप्लेन किया. बट बिफोर दैट हमें फोटोन को समझना पड़ेगा. तो बेटा ये नोट कर लो फटाफट, पहले फोटोन के बारे में समझते हैं. डन सर. ओके. सो हेडिंग लगा दो, फोटोन थ्योरी ऑफ लाइट, या आप सिंपल फोटोन लगा दो बस. हेडिंग फोटोन के बारे में पढ़ने वाले हैं. फोटोन, फोटोन इज द नेम गिवन टू द पार्टिकल ऑफ लाइट दैट वी नो दैट. लाइट के पार्टिकल को हम लोग नेम देते हैं. फोटोन के पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे कि किसी मटेरियल पार्टिकल के पास होती हैं. तो यहाँ पे आप पहली लाइन लिखो, फोटोन इज अ नेम गिवन टू, फोटोन इज अ नेम गिवन टू पार्टिकल ऑफ लाइट. Photon is a name given to particle of light. It has many properties. It has many properties like a material particle. अब मेटीरियल पार्टिकल होता है जिसका कुछ मास हो, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सारे पार्टिकल्स मेटीरियल पार्टिकल हैं. लेकिन ये जो फोटोन है ये कोई मेटीरियल पार्टिकल नहीं है, ये लाइट का पार्टिकल है, ये एनर्जी पार्टिकल है. लेकिन इसकी प्रॉपर्टीज हैं बहुत सारी. इट हैज मेनी प्रॉपर्टीज लाइक मटेरियल पार्टिकल्स. तो हमने इसकी वही प्रॉपर्टीज पढ़नी है, इसके पास कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं. तो आओ जरा प्रॉपर्टीज, अगली जो हमने इसकी अब प्रॉपर्टीज ये अलग अलग इसकी बातें डिस्कस करनी है हमने फोटोन को लेके. सबसे पहली बात है बच्चे प्रोटॉन की. फोटोन ऑलवेज मूव्स विद द स्पीड ऑफ लाइट. पहली प्रॉपर्टी है, नोट करते रहना. फोटोन ऑलवेज मूव्स विद स्पीड ऑफ लाइट. मतलब फोटोन की अगर मैं स्पीड की बात करूं, स्पीड ऑफ फोटोन, v ऑफ फोटोन, so that is equal to c, and which is equal to 3 into 10 raised to power 8 meter per second. This is number one property. Second is how much energy, एक फोटोन की एनर्जी कितनी होती है. एनर्जी ऑफ वन फोटोन. तो बेटा ये आपको याद रखना है, एक फोटोन की एनर्जी होती है h न्यू. न्यू क्या है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है, और h आपको पता होगा इट इज प्लैंक्स कांस्टेंट, वेयर h इज प्लैंक्स कांस्टेंट. इसकी वैल्यू बच्चे फिक्स होती है. इट्स वैल्यू इज 6.62 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड. और न्यू क्या है, दिस इज फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन. रिप्रेजेंट कैसे करते हैं फोटोन को, ये भी देख लो. हम फोटोन को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज सिंबल. किसी भी फोटोन को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है. ये बॉक्स हर बार नहीं बनाते हैं, बट ये बॉक्स इसलिए इंडिकेट किया है कि ये एक पार्टिकल है, एक पार्टिकल है जिसके अंदर एनर्जी है, लाइट एनर्जी. तो दिस इज हाउ वी कैन रिप्रेजेंट अ फोटोन. तो बेटा फोटोन की जो फ्रीक्वेंसी होती है दैट इज न्यू. तो एक फोटोन की जो एनर्जी होती है विच इज इक्वल टू एच न्यू. यहां से हम ये भी कह सकते हैं कि एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी. एनर्जी फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है.
ये याद रखना, जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी उतनी ज्यादा एनर्जी। तो दिस इज एनर्जी ऑफ फोटोन, ये आपको याद रखना है। उसके बाद इसको हम लोग थोड़ा सा और इलेबोरेट कर सकते हैं, इस वाले कॉन्सेप्ट को, एनर्जी वाले कॉन्सेप्ट को। यहां से वी नो दैट, वैसे तो हमने पता चल गया, वी नो दैट कि बच्चे जो न्यू होता है यानी जो फ्रीक्वेंसी होती है, वी नो दैट न्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा, यानी फ्रीक्वेंसी जो होती है दैट इज स्पीड ऑफ लाइट डिवाइडेड बाय वेवलेंथ। तो इस सर ये बेसिस पर, सेकंड हाँ जी क्या कह रहे हो? सर ये सेकंड पॉइंट का कंटिन्यूएशन है या फिर डिफरेंट है? कॉन्टिन्यू है, कॉन्टिन्यू, सेकंड पॉइंट का ही कॉन्टिन्यू कर रहे हैं। एनर्जी ऑफ फोटोन हो गया एच न्यू, इसको हम लोग कह सकते हैं कि एनर्जी और फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी उतनी ज्यादा एनर्जी फोटोन की। अब फ्रीक्वेंसी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, फ्रीक्वेंसी सी बाय लैम्डा, सी बाय लैम्डा मीन्स स्पीड ऑफ लाइट डिवाइडेड बाय वेवलेंथ। तो बच्चे यहां से हम लोग एनर्जी को लिख सकते हैं, एनर्जी इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा, इस तरह से लिख सकते हैं। तो एनर्जी का एक और फॉर्मूला है, फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में ये फॉर्मूला है, वेवलेंथ के टर्म्स में फोटोन की एनर्जी का ये फॉर्मूला है। दिस इज एनर्जी ऑफ फोटोन इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ, दिस इज एनर्जी ऑफ फोटोन इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये रिलेशन कहां से आया, ये सबको पता है? ये रिलेशन कहां से आया? ये सिंपल सा फॉर्मूला है, जिसको ये समझ में नहीं आता वो सिंपल सा फॉर्मूला है बच्चे, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ये फॉर्मूला होता है। तो मान लो हम एक टाइम पीरियड जितना टाइम ले लेते हैं, और लाइट जो है हमारी सी स्पीड से ट्रेवल कर रही है, और एक टाइम पीरियड टी में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी? ऑब्वियसली टाइम पीरियड मतलब एक ऑसिलेशन, और एक ऑसिलेशन में एक वेवलेंथ जितना डिस्टेंस ट्रेवल होता है। तो वी कैन राइट डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू लैम्डा, स्पीड इज सी, टाइम पीरियड इज टी, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड इज फ्रीक्वेंसी। तो हम इसको सी बाई न्यू लिख सकते हैं, टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल, और यहां से हम लोग लिख सकते हैं न्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा। जिसको नहीं समझ में आ रहा वो वैसे नोट कर सकता है, इट इज अ वेरी वेरी बेसिक फॉर्मूला, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। चलो खैर, तो यहां से हम लोग एनर्जी को फ्रीक्वेंसी के टर्म्स से वेवलेंथ के टर्म्स में ले जा सकते हैं। यहां तक समझ गए बच्चों? कोई डाउट? प्रॉपर्टीज अभी चलेंगी फोटोन की, और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, वन बाय वन। पहले फोटोन ही समझना पड़ेगा हमें। फोटोन लाइट की स्पीड से ट्रेवल करता है, फोटोन की एनर्जी, एक फोटोन की एनर्जी फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में इतनी होती है और वेवलेंथ के टर्म्स में उतनी। अब हम लोग अगर हमें निकालना पड़े, आंसर निकालना पड़े, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, एच और सी। नाउ कंटिन्यू है, अभी सेकेंड पॉइंट ही चल रहा है। अगर मैं एच इंटू सी इसकी वैल्यू निकालूं, एच इंटू सी की वैल्यू निकालूं, तो बेटा एच की वैल्यू है 6.62 इंटू 10⁻⁻34, और सी की वैल्यू है 3 इंटू 10⁻8। तो ओवरऑल इसको सॉल्व करके हमारा आंसर आएगा 2 इंटू 10⁻⁻25 जूल्स, मतलब 2 इंटू 10⁻⁻25 आएगा। ये है हमारा एच सी की वैल्यू। तो देयरफॉर हम लोग एनर्जी को इस तरह से याद कर सकते हैं, एनर्जी ऑफ फोटोन कैन बी रिटन एज 2 इंटू 10⁻⁻25 डिवाइडेड बाय लैम्डा। अगर आप लैम्डा को बच्चे मीटर्स में लेते हैं, अगर हम लैम्डा को एसआई यूनिट में लेते हैं, तो हमारा आंसर एनर्जी का जूल्स में आएगा। तो दिस इज फॉर्मूला ऑफ एनर्जी। अगर हमें फोटोन की एनर्जी चाहिए जिसकी वेवलेंथ हमें पता है, तो हम इस फॉर्मूले की हेल्प से एनर्जी निकाल सकते हैं फोटोन की। अच्छा, इस रिलेशन को हम लोग थोड़ा और कन्वर्ट कर सकते हैं, यूनिट चेंज करके। अगर हम लोग बेटा, अगर हम लोग लैम्डा को मीटर्स की बजाय नैनोमीटर्स में ले लें, अगर लैम्डा को नैनोमीटर्स में मेजर करें, इन एनएम, यानी नैनोमीटर्स में आपने इसको मेजर किया है, तो बच्चे न्यूमिनेटर में जो फैक्टर आएगा वो आएगा 1240, और ये एनर्जी आपकी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकलेगी।
जैसे जूल होती है एनर्जी की यूनिट, वैसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी होती है एनर्जी की यूनिट। तो ये ध्यान रखना है कि अगर आपका लैम्डा मीटर्स में लिया है तो ये फॉर्मूला है, अगर लैम्डा नैनोमीटर्स में ले रहे हैं तो ये फॉर्मूला है। और या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, समटाइम्स 12400 12400। अगर लैम्डा आपको बच्चे एंगस्ट्रॉम में दिया हुआ है, एंगस्ट्रॉम में दिया हुआ है, तो भी आपका आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकलेगा। तो क्या आप मेरी बात ये समझ पा रहे हैं? मतलब इजी करने के लिए मैंने इसके एच और सी की वैल्यूज डाल दी यहाँ पे, एच सी जो है इस फॉर्मूला में। तो अगर आपको लैम्डा मीटर्स में गिवन है, यू कैन फाइंड आउट आंसर इन जूल यूजिंग दिस फॉर्मूला। इफ लैम्डा इज गिवन इन एंगस्ट्रॉम, यू कैन फाइंड आउट आंसर इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूजिंग दिस फॉर्मूला। इज इट क्लियर बच्चों? यस और नो? यस सर। तो दिस इज अबाउट एनर्जी ऑफ फोटोन। तो ये एक फोटोन की एनर्जी है, मैं सिर्फ फोटोन की बात कर रहा हूँ। अब यहां से अगर आपको लाइट की एनर्जी निकालनी हो तो ऑब्वियसली लाइट इज अ कलेक्शन ऑफ सो मेनी नंबर ऑफ फोटॉन्स। Light is a collection of so many number of photons. So if you have 10 number of protons, then multiply it with the 10. If you have 15 number of protons, multiply it with 15. तो आपको लाइट की एनर्जी मिल जाएगी। यहाँ तक आपने नोट कर लिया होगा सारा। तो दिस इज एनर्जी ऑफ वन फोटोन। उसके बाद ना बेटा, इसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी है, फोटोन के पास लीनियर मोमेंटम भी है। थर्ड पॉइंट, अब ये थर्ड पॉइंट स्टार्ट हो गया, थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ फोटोन। पहले थर्ड प्रॉपर्टी से पहले ये लिखो, रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज 0। थर्ड प्रॉपर्टी इज रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज इक्वल टू 0। दैट इज इफ फोटोन इज एट रेस्ट, अगर बेटा फोटोन रेस्ट पे है, इफ फोटोन इज एट रेस्ट देन इट्स मास इज देन इट इज मासलेस। अगर फोटोन रेस्ट पे है तो वो एक मासलेस पार्टिकल है। इफ फोटोन इज एट रेस्ट देन इट इज मासलेस। बट अगर फोटोन मोशन में आ जाए, इफ फोटोन इज इन मोशन, तो फिर वो मासलेस नहीं है। अब देखो कितनी सारी बातें नई नई आ रही है निकल के। अब ये क्यों कह रहे हैं हम लोग, जब फोटोन मूव करेगा तो उसके पास एनर्जी होगी, और हमें पता है एनर्जी और मास का कनेक्शन है, न्यूक्लियर फिजिक्स में हम पढ़ के आए हैं, देयर इज अ रिलेशन बिटवीन मास एंड एनर्जी। So when this photon is at rest, it is massless, मीन्स इसका रेस्ट मास जो है, मतलब अगर ये रेस्ट पे है तो ये 0 है इसका मास, लेकिन अगर ये मोशन में होगा तो इसका कुछ मास आएगा। तो वो भी देखते हैं कितना मास होगा अगर फोटोन मोशन में है। ये कर लिया बच्चे, ऊपर वाला नोट कर लिए सारे फॉर्मूलेस? हाँ, यस सर। ओके। देखते हैं। बाद में आएंगे। फोर्थ पॉइंट लिखो, फोटोन हैव लीनियर मोमेंटम। फोटोन के पास लीनियर मोमेंटम भी होता है। फोटोन हैव लीनियर मोमेंटम, क्योंकि बेटा मोमेंटम जो है ना वो एक पार्टिकल की प्रॉपर्टी है। मोमेंटम जो है इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ पार्टिकल। तो अगर हम कह रहे हैं कि लाइट एक पार्टिकल की तरह है तो उसके पास मोमेंटम भी होना चाहिए, और ये बात सच है, निकाल भी चुके हैं। फोटोन हैव लीनियर मोमेंटम, और फोटोन का लीनियर मोमेंटम कितना होता है वो देखते हैं। तो बेटा फोटोन का लीनियर मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी मोमेंटम का फॉर्मूला। फोटोन के मास को m ले लेते हैं और स्पीड को c ले लेते हैं। अब ये ध्यान रखना, अगर फोटोन मोशन में है, अगर फोटोन मोशन में है तो ही उसके पास मास होगा, और जब उसके पास मास है इट मीन्स उसके पास मोमेंटम भी है, क्योंकि लीनियर मोमेंटम इज अ टर्म रिलेटेड टू मोशन। इफ समथिंग इज मूविंग देन वी कैन से दैट इट हैज लीनियर मोमेंटम।
तो फोटोन के पास लीनियर मोमेंटम है जब तक वो रेस्ट पे है। ध्यान से समझो, जब तक वो रेस्ट पे है तब तक उसका मास नहीं है। मास नहीं है तो मोमेंटम नहीं है। लेकिन अगर फोटोन मोशन में आ गया, अगर फोटोन मोशन में आ गया तो उसके पास मास आ जाएगा, मास आ जाएगा तो उसके पास मोमेंटम भी आ जाएगा। तो बेटा ये होता है मोमेंटम ऑफ फोटोन, दैट इज m इंटू सी। अब ये कहाँ से आया m इंटू सी? तो ये सारा काम हमारा नहीं है। m इंटू सी, दिस इज मोमेंटम ऑफ फोटोन। इतना लिख लो बच्चे। ओके, इसके बाद इसको थोड़ा सा और इंटरचेंज करते हैं, थोड़ा सा और इंटरचेंज करते हैं। फोटोन के पास मोमेंटम है, तो यहाँ से बच्चे अगर हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं इस इक्वेशन को, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय सी। इस इक्वेशन को सी से मल्टीप्लाई करते हैं और सी से डिवाइड करते हैं राइट हैंड साइड पे। तो बेटा ये बन जाएगा एम सी स्क्वायर, ऊपर तो सी स्क्वायर बन जाएगा, नीचे रह जाएगा सी। एक बार सी से मल्टीप्लाई या एक बार सी से डिवाइड किया। अब हमें पता है कि एनर्जी होती है एम सी स्क्वायर अकॉर्डिंग टू मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन। तो यहाँ से हम लोग मोमेंटम को एनर्जी के टर्म्स में भी लिख सकते हैं कि मोमेंटम इज इक्वल टू ई बाई सी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में भी हमने ऐसा किया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का भी मोमेंटम यही होता है। इफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैज एनर्जी E, then it is having some linear momentum P, and that is given by energy divided by speed of light. So this is momentum of photon. ठीक है बच्चे, कोई डाउट यहाँ तक? नो सर। अब एनर्जी के बहुत सारे फॉर्मूलेज हैं बेटा, एनर्जी के फॉर्मूलेज बहुत सारे हैं। वी नो दैट, वी नो E होता है h न्यू, और जिसको हम लोग h c बाई लैम्डा भी लिख सकते हैं। न्यू को हम लोग c बाई लैम्डा भी लिख सकते हैं। तो वी कैन राइट, यहाँ से मोमेंटम आ जाएगा एच सी बाई लैम्डा इंटू सी। एनर्जी की जगह एच सी बाई लैम्डा डाल दिया, सी से सी कट गया, तो यहाँ से हमारे पास मोमेंटम आ गया एच बाई लैम्डा। तो मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ, दिस इज मोमेंटम ऑफ फोटोन। और यहाँ से हमें ये भी समझ में आता है कि फोटोन का मोमेंटम वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, बिकॉज एच तो कांस्टेंट है, इट इज प्लैंक्स कांस्टेंट। तो वेवलेंथ एंड मोमेंटम दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, एंड दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ हाइसेनबर्ग प्रिंसिपल। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ हाइसेनबर्ग प्रिंसिपल। कभी करेंगे डिस्कशन, लेकिन अभी नहीं। तो ये है बच्चे मोमेंटम ऑफ फोटोन की कहानी, एच बाई लैम्डा। तो अगर कोई बोले कि कितना मास है फोटोन का, व्हेन अ मास इज मूविंग हाउ मच मास इट कैन हैव, तो बेटा मास होगा P अपॉन C करके, यहीं से मास निकाल सकते हैं फोटोन का। इफ अ फोटोन इज मूविंग, obviously it will have some mass, so how much mass it will carry while motion? It is given by momentum of the photon divided by speed of light, P by C। यहाँ से आप फोटोन का मास निकाल सकते हो। बट अगर फोटोन रेस्ट पे है तो फिर बेटा वो मासलेस है, और फिर उसके पास कोई ऐसी प्रॉपर्टी नहीं है। तो वो हमेशा, आप यही कह सकते हो कि फोटोन एग्जिस्ट ओनली इन मोशन। फोटोन तभी है इस दुनिया में जब तक वो मोशन में है। अगर फोटोन मूव ही ना करे तो समझो दुनिया में फोटोन ही नहीं है। यहाँ तक समझे बच्चों? यस और नो? कोई डाउट? नो सर। अच्छा, इसके साइड में ही, अब यहाँ से वैसे तो हम फोटोन की प्रॉपर्टी लिख रहे हैं, लेकिन साइड में वैसे ही अपना बना लो कि यहाँ से बड़ी सारी चीजें निकल के आती हैं इस जगह से। जैसे अगर हमें मास ऑफ फोटोन चाहिए, मास ऑफ फोटोन चाहिए, तो इट इज P बाई C, मास ऑफ फोटोन वाइल मूविंग, मास ऑफ फोटोन वाइल मूविंग। तो बेटा ये फॉर्मूला है P बाई C।
कई बार एनर्जी भी निकालनी पड़ जाती है, एनर्जी ऑफ फोटोन। अगर हमें मोमेंटम के टर्म में फोटोन की एनर्जी निकलनी है तो बेटा यहाँ से एनर्जी भी निकाली सकती है, P इंटू सी, दिस इज एनर्जी ऑफ फोटोन, P इंटू सी। देखो यहाँ से एनर्जी आ गई P इंटू सी। तो ये रिलेशंस भी यूज होते रहते हैं जो यहीं से निकल के आ रहे हैं साइड से, तो इन्हें भी आप साइड में नोट कर लो, कई बार ऐसे भी यूज होते रहते हैं। तो ये ध्यान रखना, फोटोन की एनर्जी होती है P इंटू सी, और इसे हम लोग H इंटू एच न्यू भी कह सकते हैं, Hc बाय लैम्डा भी कह सकते हैं। अब तो एक नया फॉर्मूला आ गया मोमेंटम के टर्म में, दैट इज P इंटू सी। तो ये सारा आपने नोट कर लिया, यहाँ तक हो गया, ठीक है। यस सर। उसके बाद नंबर 5 पॉइंट, 5th पॉइंट लिखेंगे फोटोन से रिलेटेड। व्हेन अ फोटोन कोलाइड विद अ मटेरियल पार्टिकल, यानी जब फोटोन इंटरेक्ट करता है किसी मटेरियल पार्टिकल के साथ। व्हेन अ फोटोन कोलाइड्स विद अ मटेरियल पार्टिकल, कॉलिजन का मतलब होता है बच्चे, कॉलिजन का मतलब होता है, फिजिक्स में कॉलिजन का मतलब एग्जैक्टली टक्कर मारना नहीं होता। फिजिकल में कॉलिजन का मतलब होता है चेंज इन मोमेंटम। जब इंडिविजुअल पार्टिकल्स के मोमेंटम चेंज होते हैं इंटरेक्शन के बाद, उसे कॉलिजन कहते हैं फिजिक्स में। तो व्हेन अ फोटोन कोलाइड्स विद मटेरियल पार्टिकल, लाइक यू कैन से दैट इलेक्ट्रॉन एटसेट्रा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक मटेरियल पार्टिकल है, और फोटोन अगर ऐसे किसी पार्टिकल के साथ इंटरेक्ट करेगा, देन टोटल एनर्जी, not individual energy, and total momentum, not individual momentum, total energy and total momentum remains constant, मतलब ये तो कंजर्व्ड रहेंगे, remains constant। तो ये एक पॉइंट लिख लो आप। ऐसा हो सकता है कि फोटोन का मोमेंटम चेंज हो जाए, इट इज पॉसिबल, बट ओवरऑल सिस्टम का, यानी फोटोन प्लस इलेक्ट्रॉन टुगेदर, टोटल मोमेंटम चेंज नहीं होने वाला, टोटल एनर्जी चेंज नहीं होने वाली। इंडिविजुअल मोमेंटम चेंज हो सकता है, फोटोन का, इलेक्ट्रॉन का चेंज हो जाएगा। ऐसा हो सकता है कि फोटोन अपना मोमेंटम इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर दे, और एक्चुअल में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में यही होना है, ये फोटोन अपना मोमेंटम ट्रांसफर करेगा इलेक्ट्रॉन को, और उसी मोमेंटम को लेके इलेक्ट्रॉन मेटल का सरफेस छोड़ के बाहर चला जाएगा। कुछ कुछ समझ आ रहा है बच्चों? हाँ, यस और नो? यस सर। उसके बाद बेटा 6th पॉइंट लिखो, intensity of light is directly proportional to number of photons। ये कुछ और भी हैं, मतलब अगर आप लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाते हो, मतलब यू कैन से दैट समथिंग रिलेटेड टू ब्राइटनेस, अगर आप लाइट की ब्राइटनेस बढ़ाते हो तो एक्चुअल में लाइट के नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ते हैं। इंटेंसिटी ऑफ लाइट is directly proportional to number of photons, that is the number of photons are increased, that is number of photons increases, number of photon increases with increase in intensity of light, with increase in intensity of light। लाइट की इंटेंसिटी इंक्रीज करोगे तो नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज करेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये समझना जरूर, ये बड़ा काम आएगा। number of photons increases with increase in intensity of light, but energy of photon, but energy of photon remains unaffected, energy of photons remains
unaffected with increase in intensity of light। अगर आप लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाते हो तो ये बिल्कुल मत सोचना कि फोटोन की एनर्जी बढ़ गई इसलिए लाइट ब्राइट हो गई। नो, ऐसा नहीं है। इंटेंसिटी, लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाने से फोटोन की एनर्जी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। फोटोन की एनर्जी जितनी है उतनी ही रहेगी, वो वेवलेंथ पे डिपेंड करती है। फोटोन की जो एनर्जी है बच्चे, इट डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी बेसिकली। फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे लाइट की तब जाकर आप कह सकते हो कि फोटोन की एनर्जी बढ़ेगी। इंटेंसिटी बढ़ाने से फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती तो फोटोन की एनर्जी भी चेंज नहीं होती, लेकिन हाँ नंबर ऑफ फोटोन्स बढ़ जाते हैं। अगर आप इलेक्ट्रॉन, यू कैन से दैट नंबर ऑफ फोटोन्स बढ़ जाते हैं, इसलिए पूरी की पूरी लाइट की एनर्जी बढ़ जाती है, पर फोटोन की एनर्जी नहीं बढ़ती। बेटा फोटोन की एनर्जी नहीं बढ़ती। क्या कह रहा हूं मैं, आओ समझते हैं। पहले ये पॉइंट नोट कर लो, ये पॉइंट नोट कर लो, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, काम आएगा बाद में। इतना इतना आपका नोट हो गया। अब एक्चुअली होगा क्या, अब यहां पे देखो, व्हेन इंटेंसिटी इज इंक्रीज्ड, व्हेन इंटेंसिटी इज इंक्रीज्ड, व्हेन इंटेंसिटी इज इंक्रीज्ड, देन एनर्जी ऑफ लाइट, ध्यान से सुनना, ये नोट करके बना लेना, पॉइंट 6 के नीचे नोट बना लेना। व्हेन इंटेंसिटी इज इंक्रीज्ड, देन एनर्जी ऑफ लाइट increases because of increase in number of photons, because of increase in number of photons, that is बेटा एनर्जी जो होती है लाइट की, मान लो टोटल एनर्जी चाहिए आपको, लाइट की एनर्जी चाहिए, तो बेटा लाइट की एनर्जी होगी n टाइम्स ऑफ एनर्जी ऑफ वन फोटोन, n टाइम्स ऑफ एनर्जी ऑफ वन फोटोन। ऑब्वियसली फोटोन की एनर्जी नहीं बढ़ेगी, ये ध्यान रखना, फोटोन की एनर्जी नहीं बढ़नी बच्चे। अगर आप इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो नंबर ऑफ फोटोन्स बढ़ जाते हैं, इस वजह से ओवरऑल लाइट की एनर्जी बढ़ जाती है, इसलिए लाइट ब्राइट नजर आती है। बट इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि फोटोन की एनर्जी भी बढ़ गई। नो, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, यस और नो? बताओ बच्चों, समझ आई मेरी बात? एन क्या है, यहाँ पे एन लिख लेना, वेयर एन इज नंबर ऑफ फोटोन्स। तो ये बड़ी मिसकंसेप्शन रहती है बच्चों के मन में कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ाने से लाइट ब्राइट हो जाती है क्योंकि लाइट की एनर्जी बढ़ गई। सही बात है, लाइट की एनर्जी बढ़ गई बच्चे, सही है। ओवरऑल लाइट की एनर्जी इसलिए बढ़ी है क्योंकि नंबर ऑफ फोटोन्स बढ़े हैं, लेकिन फोटोन की एनर्जी नहीं बढ़ी। फोटोन की एनर्जी जितनी थी उतनी ही रही है, बस नंबर ऑफ फोटोन्स बढ़ गए, जिस वजह से ओवरऑल लाइट की एनर्जी बढ़ गई और इसलिए लाइट की ब्राइटनेस आ गई। क्लियर है? ये थोड़ा सा अपना क्लैरिटी रखना इस बात को लेके, क्योंकि ये काम आता है। वेयर एन इज व्हाट, एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ फोटोन्स। तो इस तरह से ओवरऑल लाइट की एनर्जी तो बढ़ जाती है, लेकिन फोटोन की एनर्जी फिक्स है, वो नहीं बढ़ेगी। फोटोन की एनर्जी तभी चेंज होगी जब फ्रीक्वेंसी में चेंज आएगा, अदरवाइज फोटोन की एनर्जी चेंज नहीं होने वाली, क्योंकि हमने पढ़ा था एनर्जी ऑफ फोटोन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। तो जब तक ये फ्रीक्वेंसी में चेंज नहीं आएगा तब तक फोटोन की एनर्जी नहीं चेंज होगी। लेकिन हाँ, ओवरऑल गैस, ओवरऑल लाइट की एनर्जी जरूर चेंज हो रही है। नाउ बेटा पॉइंट नंबर 7, नेक्स्ट पॉइंट। सर एनर्जी ऑफ लाइट इंक्रीजेस, सर उसका सिर्फ ऑफ लिखा है आपने। Because energy of light increases because of increase in number of photons, because of increase in number of photons। मैंने लिखा है when intensity is increased then energy of light increases because of increase in number of photons। नंबर ऑफ फोटोन्स बढ़ गए इसलिए लाइट की एनर्जी बढ़ गई। लाइट की एनर्जी बढ़ जाएगी, ये सही बात है, इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो ओवरऑल लाइट की एनर्जी बढ़ जाएगी, लेकिन अगर फोटोन की एनर्जी देखोगे वो नहीं बढ़ेगी, सिर्फ नंबर ऑफ फोटोन्स बढ़ेंगे। ठीक है बच्चे, समझ आ गया यहाँ तक? यस और नो? यस। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज
फोटॉन्स, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, फोटॉन्स, photons are not deflected by, photons are not deflected by, photon deflect नहीं होते, photons are not deflected by electric field और मैग्नेटिक फील्ड, ना तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड से डिफ्लेक्ट होते हैं और ना ही मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्ट होते हैं। फोटॉन्स ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड से डिफ्लेक्ट होते हैं ना मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्ट होते हैं, इसका मतलब है फोटोन न्यूट्रल होते हैं। दैट इज, इसका मतलब यही है सीधा सीधा कि फोटॉन्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, फोटॉन्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। बेटा फोटोन जो होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं, ना तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड से डिफ्लेक्ट होते हैं ना वो मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्ट होते हैं, क्योंकि वो न्यूट्रल पार्टिकल्स हैं, कोई चार्ज नहीं है। इवन आप फोटोन को चार्ज कर भी नहीं सकते, जैसे किसी मटेरियल पार्टिकल को तो आप चार्ज कर सकते हैं, किसी बॉडी को आप चार्ज कर सकते हैं, किसी मैटर को चार्ज कर पाएंगे, लेकिन फोटोन को चार्ज नहीं किया जा सकता। फोटोन न्यूट्रल है, न्यूट्रल ही रहेगा, और ये कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्ट नहीं होता। अब यही रीजन है कि एक्सरेज का नाम आपने सुना है, अगर एक्सरेज भी इलेक्ट्रिक फील्ड से डिफ्लेक्ट नहीं होती, बिकॉज एक्सरे फोटोन से बनती है। बेटा एक्सरेज जो होती हैं वो भी फोटोन से ही बनती होती हैं, तो इसलिए एक्सरेज भी डिफ्लेक्ट नहीं होती इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड से। ये मैं वैसे ही एक आइडिया दे रहा हूँ कि आप वहां तक एक्सरेज को जाके देख सकते हो। तो एक्सरेज का जो प्रोडक्शन है वो भी फोटोन से बेसिस पर ही होता है, तो वहां से यही रीजन है कि एक्सरे भी डिफ्लेक्ट नहीं होती। तो दीज आर सम बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ फोटॉन्स, यहीं तक हमने पढ़ना है आज। तो ये बच्चे फोटोन की सारी प्रॉपर्टीज हमने पढ़ ली, अगली बारी हम इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। अभी आप बताओ, आपको कोई डाउट आया अभी तक जितना मैंने इसमें